नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सन स्ट्रोक के बारे में, जिन्हें हम हीट स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं और गांव देहातों में लोग इन्हें लू लगना बोलते हैं, यानी लू के नाम से जानते हैं। तो बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं लू लगने का, इसके अलावा क्या क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा इसमें क्या खिला सकते हैं पेशेंट को, इसके अलावा क्या क्या चीज़ इसमें नहीं दे सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे डॉक्टर के द्वारा क्या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है, इन सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके कारण के बारे में बात करेंगे कि लू लगने का क्या कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसमें हमारी जो बाहरी की जो वातावरण है उसकी टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक चली जा रही है और हमारी जो बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर होती है वह 37 डिग्री सेल्सियस होती है। बाहर हम किसी काम की वजह से जाते हैं तो बाहरी की जो वातावरण है जिसकी टेम्परेचर 40-45 डिग्री है, गर्म हवा चल रही है, उस गर्म हवा के कांटेक्ट में जब हम आते हैं तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कम पानी पीने की वजह से भी आपको लू लग सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा समय तक खाली पेट आप घूमते हैं तो उसके वजह से भी आपको लू लग सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा समय तक आप धूप में काम करने की वजह से भी आपको लू लग सकते हैं। यानी जो गांव देहातों में लोग होते हैं, खेतों में काम करने चले जाते हैं, सन स्ट्रोक के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो उसके वजह से भी उन्हें लू लग सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि किसी व्यक्ति को अगर लू लग गया है तो क्या क्या उनके बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिम्टम्स में पेशेंट को उल्टी होने लगती है। इसके अलावा पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होने लगता है। इसके अलावा पेशेंट को चक्कर भी आने लगता है। इसके अलावा उनकी जो पल्स होती है ना, पल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो लाल हो जाती है। ज़्यादा समय तक पेशेंट अगर धूप में रहता है उसके वजह से उनकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो लाल हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को झटके भी आने लगते हैं और पेशेंट इसमें कभी कभी पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर पेशेंट को टाइम से इलाज नहीं दिया जाए तो इसमें पेशेंट का जान भी जा सकता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, यानी रोकथाम के बारे में कि आप पेशेंट को अगर किसी को लू लग गया है तो उनको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या नहीं लेना है उनको। तो ज़्यादा समय तक उनको खाली पेट नहीं रहना है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल ले रहा है, उनको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, उनको अल्कोहल नहीं लेना है। इसके अलावा बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा ज़रूरी काम पड़े तभी बाहर जाएं और बाहर जाएं तो अपने बॉडी को पूरा कवर करके जाएं, हैंड ग्लव्स लगा के जाएं, कैप लगा के जाएं, मास्क लगा के जाएं, मतलब प्रॉपर्ली पूरा बॉडी को कवर करके जाएं। इसके अलावा हल्का कपड़ा पहने और पेशेंट को पानी बहुत ज़्यादा पिलाना है, हल्का खाना देना है, खाना ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं देना है, बस हल्का खाना देना है। इसके अलावा कच्ची सब्जियां, कच्ची फल का जूस दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पेशेंट को अगर किसी को लू लग गया तो इसमें क्या खिला सकते हैं पेशेंट को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पेशेंट को तारबूज दे सकते हैं। जो तारबूज होता है ना, वो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, वो उसको मैनेज करता है, यानी आपके बॉडी में पानी के लेवल को भी बनाए रखता है। इसके अलावा नारियल पानी आप पिला सकते हैं। इसके अलावा नींबू और पुदीना का जूस बना के आप दे सकते हैं। इसके अलावा गन्ना के जूस आप पिला सकते हैं। इसके अलावा छाछ जो होता है ना, छाछ भी आप पिला सकते हैं। इसके अलावा बेल का जो जूस आता है ना, बेल का जूस भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आप बेल का जूस भी पिला सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर के द्वारा क्या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे कि जिन पेशेंट को लू लगा है उनको सबसे पहले सीधा स्ट्रेट सुला देंगे। सुलाने के बाद पैर की तरफ से थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, यानी उठा देंगे, ताकि उनके ब्रेन की तरफ का जो ब्लड फ्लो होगा वो तेज़ी से होते रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को हवादार वाला कमरा में ले जाएं, वहाँ पे एसी पंखे चलाएं, ताकि जो बॉडी की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है उससे जो एसी पंखे से कुछ हद तक कम हो सके। इसके अलावा पेशेंट को कोल्ड कंप्रेशन करना है, यानी ठंडे पानी से पूरे बॉडी को पोंछना है। इसके अलावा आइस को ले लेना है, आइस को एक टब में डाल देना है, टब में डालने के बाद नॉर्मल पानी मिला देना है और जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उससे बॉडी को पूरा पोंछना है, पेशेंट के बॉडी को पूरा पोंछना है। उससे क्या होता है कि पेशेंट के बॉडी का जो टेम्परेचर बहुत जल्दी उससे कम होता है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पिलाना है, ठीक है। अगर पेशेंट होश में है तो उनको पानी अधिक से अधिक पिलाना है। अगर पेशेंट बेहोश है, पेशेंट बोल नहीं रहा है, बेहोश है, तो उसको पानी नहीं देना है। क्योंकि पेशेंट बेहोश है तो उसको पानी इसलिए नहीं देना है क्योंकि पानी देने के बाद वो प्रॉपर तरीक़े से नहीं निकल पाएंगे तो वो सांस नली में चली जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। तो बेहोश पेशेंट को आपको पानी नहीं देना है। अगर होश में है तभी उनको पानी पिलाना है और पेशेंट को मॉनिटर पर रखें। बीपी, पल्स, सैचुरेशन सबको देखते रहना है। इसके अलावा अब इसमें हम बात करेंगे क्या क्या आईवी फ्लूइड्स लगा सकते हैं, और आईवी फ्लूइड्स लगा सकते हैं तो कौन कौन
सा IV फ्लूइड्स लगा सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, IV फ्लूइड्स लगाने के पहले कुछ ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी होता है। पेशेंट को फ्लूइड चढ़ाने से पहले उनकी BP चेक करें, उनका शुगर लेवल चेक करें। अगर पेशेंट को शुगर है तो उनको डेक्सट्रोज वाली जितनी बोतल आती है उनको डेक्सट्रोज नहीं देना है, डेक्सट्रोज को अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि वो डेक्सट्रोज जो होता है वो एक शुगर होता है, उससे उनके शुगर को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से उनको और प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा उनके बॉडी में। तो इसलिए उनको जिनको शुगर है उनको डेक्सट्रोज नहीं देना है। इसके अलावा BP देखना है, अगर BP बढ़ा हुआ है तो उनको NS नहीं देना है। ज़्यादातर ये होता है कि जिनको लू लगता है उनकी BP कम हो जाती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी BP काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि BP कम हो जाता है। तो अगर BP कम है तो उनको RL लगा सकते हैं। RL में जो मेथाइलकोबालामिन की इंजेक्शन आती है उसको आप डाल के चला सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपकी BP भी मैनेज हो जाएगी और जो हल्का फुल्का कमजोरी आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर BP भी नॉर्मल है तो NS दे सकते हैं, NS में MVI डाल के आप चला सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उल्टी के लिए ओंडम सिट्रॉन का इंजेक्शन लगा सकते हैं आप, IV देना होता है। एसिडिटी के लिए पेंटा 40 इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो पेन 40 के नाम से आती है उसको IV लगाना होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें नहीं दिया जाता है, जो सोने स्टॉक में कुछ चीज़ें नहीं दिया जाता है। सबसे पहला जो है वो टैबलेट पैरासीटामोल नहीं देना होता है, क्योंकि पैरासीटामोल इसलिए नहीं देना होता है क्योंकि जो बॉडी की टेम्परेचर हाई हुआ है वो सोने स्टॉक के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से हुई है, तो इसमें या फीवर की वजह से नहीं हुआ है तो इसमें पैरासीटामोल नहीं देना होता है। इसके अलावा एस्प्रिन नहीं देना होता है, जो टैबलेट एस्प्रिन आती है एस्प्रिन भी नहीं देना होता है। इसके अलावा NSAID ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन होती है इसको अवॉइड करना है, नहीं देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।